हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होंगे। तो फाइनली फोर्थ लेक्चर ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से आरकेएम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो वो बात करने वाले हैं टॉपिक आपके साथ मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, किन किन टॉपिक के ऊपर आज चर्चाएं होने वाली है, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। क्योंकि आज हम जो वो मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है सिग्नल्स के बारे में, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम जो है वो सिग्नल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रा के ऊपर हमें कैसे पता लगेगा किसकी कितने जो है वो सिग्नल आएंगे। ठीक है, तो उसको आज हम जो उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम पिछले लेक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने जो देखा था कि केमिकल शिफ्ट के बारे में बताया था, डी शील्डिंग, शील्डिंग क्या होता है वो भी आपको जो मैंने बताया था। तो अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो कौन कौन से प्रोटॉन के लिए किस किस तरह से वेरी करेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो केमिकल शिफ्ट की जो है वो किसी की भी कंपाउंड की नहीं होती है, कोई रेंज दी होगी उसके बीच में क्या करेगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो लाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो वो किस तरह से जो वो वेरी करेगी। तो फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन और इसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि sp3 क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसके साथ जो वो क्या है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं अटैच है, यानी कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर अटैच, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो इसके साथ क्या है, लगा नहीं हुआ है। तो इस केस में हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी यानी कि डेल्टा इन पीपीएम। ठीक है, ऐसे लिख लेना, ये एक आपको याद ही करना पड़ेगा, ये चार्ट है छोटा सा। ठीक है, पीपीएम। इसका एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि आपको ये याद कैसे रहेगा। जो मैं लिखवाऊंगा ठीक है उसको याद कर लेना, मतलब पूरा अच्छे से जो है नोट्स बना लेना। और एक छोटा सा चार्ट मिलता है जैसे मैंने किया था अपने टाइम में। ठीक है, तो छोटा सा चार्ट मिलता है, उसके ऊपर इन वैल्यू को अच्छे से नोट कर लेना और इसको जो वो दीवार के ऊपर कहीं जैसे चिपका देना, ताकि आपको सोते जागते उठते जब भी हो ये दिखता रहे और बार बार वैल्यू आपको रिवाइज होती रहे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं मैंने क्या बोला कि ये वाला हाइड्रोजन जो है एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सॉरी एटम जो है वो क्या है, अटैच नहीं है। क्या बोला मैंने, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और यहाँ पर जो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा। इसका एग्जांपल दे देता हूँ CH3 और सॉरी CH4 का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सिलिकॉन ही लगा देते हैं। यहाँ पर आएगा CHH। ठीक है, कार्बन क्या है 1 2 3 4, यानी कि कार्बन क्या है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है और कार्बन के साथ जो अटैच है वो सिलिकॉन है और ये कार्बन से जो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो वो नो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन जो कार्बन के साथ वाला एटम है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस केस में हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वेरी करेगी 0.5 ppm टू कितने तक जाएगी, 2 ppm। ठीक है, ये होगी हमारे पास इस केस में वैल्यू। अब सेकंड देख लेते हैं, केस तो सेकंड वाला भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो कार्बन के साथ वाला जो एटम अटैच होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि केमिकल शिफ्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर डी शील्डिंग होगी, जब हमारे पास जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो वो अटैच हो जाएगा तो वहां पर डी शील्डिंग होगी, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाएगी, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, उसकी वजह से ज्यादा डी शील्डिंग होगी और ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं उस केस में क्या होगा।
कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये वाला कार्बन sp3 क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिड, और क्या है, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, बाकी वैलेंसी आप देख लें। क्लोरीन यहाँ पर क्या है, अटैच है। तो इस केस में हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, 2 ppm टू कितनी होगी, 2 ppm टू 5, ठीक है, 2 ppm टू 5 ppm। इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा, अभी आप सिर्फ देखते जाइए और लिखते जाइए। तो ये वाले केस हमने जो है डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि sp3 वाली तो बात होगी, लेकिन sp2 के केस में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो किस तरह आएगी। तो sp2 के केस में लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन जो है sp2 कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, ठीक है, sp2 कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। तो इस केस में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 ppm टू कितनी आएगी, 8.5 ppm। इसके बीच में जो इसकी रेंज क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है, 5 ppm टू 8.5 ppm के बीच में जो वो रेंज लाई करेगी। तो अब नेक्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा छोटा करके, आई थिंक आपको विजिबल होगा इस साइड, ठीक है। तो इस साइड देखते हैं अब sp2 के केस में, देखिए हमने ये होगा जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होगा, यानी कि जो एल्डिहाइड के साथ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा, या जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इन केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में आएगी हमारे पास 8.5 ppm टू 8.5 ppm टू कितनी होगी, 10 ppm, ठीक है, कितनी होगी, 10 ppm। ये रेंज आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं, इनको कैसे समझ आ रहा है। आई थिंक मैं एक बार चेक कर ले तो आपको विजिबल है या नहीं, ठीक है, एक बार देखने दो। नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो दोबारा से ये वाली चीज मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ये वाला नोट कर लिया होगा आई थिंक आप सभी ने, ये वाली चीज तो नोट कर ली होगी ना आप सभी ने, ठीक है। तो इनको मिटा के जो है मैं दोबारा से मतलब इसके आगे वाली रेंज लिखवाऊंगा आपको। तो आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा से बैक कर लेना और स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। आप कहीं तो सोते सोते वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा मत करना, ठीक है, साथ में नोट्स बनाना, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। ऐसे नहीं कि बेड पर जो ऐसे फोन चला के वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पूरे होते होते आप जो वो सो गए, ठीक है, ऐसे मत करना। अपनी नोटबुक और पेन ले लेना और साथ साथ में नोट करते जाना, इससे आपको ही फायदा है, ठीक है। तो कहां तक लिखवाया था मैंने, एक बार फिर से दोबारा छोटा छोटा लिख देता हूं। कार्बन ये क्या था हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और इसके साथ क्या था, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या था, अटैच था। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या थी, इसकी थी 0.5 ppm टू कितनी थी, 2 ppm, ठीक है, 2 ppm, 0.5 टू 2। अब एक और कार्बन आना था ऐसा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था और विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या था, अटैच था। तो इस केस में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये मैंने आपको भी बताया है, 2 ppm टू 5 ppm। अब sp2 वाली तो बात हो चुकी है, लेकिन अब सॉरी sp3 वाली बात हो चुकी है। अब sp2 के केस में देखते हैं, ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस केस में वैल्यू आएगी 5 ppm टू 8.5 ppm, 8.5 ppm, ठीक है। अब एल्डिहाइड के केस में देख लेते हैं, जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन होगा, उस केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होगा उस केस में होगी 8.5 ppm टू 10 ppm, और यहां पर होगी 10 ppm टू 12.5 ppm। ये हमारे पास है, ठीक है। अब आपको जो ये किस तरह से याद रखना है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि किस तरह से आप इसको जो वो याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले रेंज क्या है, 0.5 से लेकर 2, 2 से लेकर क्या है फिर 5, 5 से लेकर 8.5, 8.5 से लेकर क्या है हमारे पास 10, और 10 से है 12.5, ठीक है। ये वाली जो रेंज है किसकी है, sp3 की, ठीक है।
जिसमें क्या होगा हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एलिमेंट सॉरी एटम जो है वो अटैच नहीं होगा। और इस केस में ये भी sp3 की होगी, लेकिन इस केस में हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इसके साथ कार्बन के साथ क्या होगा अटैच होगा। और जो 5 to 8.5 तक है वो किसकी हमारे पास 5 to 8.5 ये होगी sp2 वाली की, जो sp2 वाला कार्बन होगा उसकी होगी। ठीक है, 8.5 से लेकर हमारे पास 10 तक जो है ये होगी एल्डिहाइड जो हमारे पास प्रोटॉन होगा, यानी कि एल्डिहाइड के साथ जो प्रोटॉन अटैच होगा उसकी होगी। और 10 से लेकर 12.5 ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। आगे समझ लग गया पता किस तरह से याद रखना है। 0.5 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 5 तक, 5 से 8.5, 8.5 से 10, 10 से लेकर 12.5, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको इस चीज को जो भाई याद रखना है ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है हमारे पास, वो होती है OCH2 की। OCH2 की होती है 4 ppm से 4.5 ppm, और OCH3 की क्या होती है, ये होती है 3.5 ppm से लेकर कितनी होती है 4 ppm। एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है मतलब इसके बीच में क्या करेगी लाई करेगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो वो इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा OCH3। तो अब आप सोच रहे होंगे कि sp2 के केस में क्या है, वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन sp3 वाला sp वाला कार्बन जो होगा उसमें तो केमिकल शिफ्ट और भी राइज कर जाएगा। लेकिन ये गलत है, केमिकल शिफ्ट जो हमारे पास sp की केस में होता है वो बहुत ही ज्यादा कम चले जाता है। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में, कि हमारे पास जो sp का हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो कम क्यों हो जाती है। होना क्या चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, वैल्यू जो वो बिल्कुल राइज कर जानी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल घट जाती है। ये क्यों होता है, ये वाला कंसेप्ट हम एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट में देखेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी ने जो यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब एक बार फिर से दोबारा कमर कस लीजिए, क्योंकि एक नया टॉपिक तो क्या ही बोले, मतलब एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा स्कोर गेन करने वाला आपको यहाँ से जो है वो आप CSIR नेट दे रहे हो या गेट दे रहे हो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। IIT जैम में जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR, ठीक है, कि कितने जो है वो नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में। तो एक बार फिर से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, कर दूं रब, रहेगा ना याद, अब किस तरह से याद रखना है इसको पूरा बता दिया मैंने, पूरी रेंज जो आपको लिखवा दी कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को जो है वो आपने किस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको जो वो समझा दिया। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हम जो है वो नंबर्स ऑफ सिग्नल को किस तरह से निकालेंगे, आखिरकार मेथड क्या रहेगा हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल को चेक करने का। तो जिसने स्टीरियोकेमिस्ट्री को बिल्कुल ऐसे कर रखा है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ सिग्नल निकालना जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि उन सभी को पता होगा कि होमोटॉपिक जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन वो क्या होते हैं, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से निकालते हैं, ये तो ग्रुप थ्योरी वाले, जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी उनको पता होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी ग्रुप थ्योरी में आता है। ठीक है, तो अगर आप सभी ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है तो नंबर ऑफ सिग्नल तो आप ऐसे ही चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्होंने वीडियो बंद करके बैठ जाने की भाई हमने तो नहीं पढ़ी है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप भी कर सकते हो, समझ लेना एक बार, फिर समझ नहीं आएगा तो उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में समझना, स्टीरियो पढ़ लेना एक बार, आप दोबारा से स्टीरियो पढ़ लेना। जिसने स्टीरियो नहीं पढ़ी है
तो मतलब इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं, इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं और होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में कि हम जो है नंबर ऑफ सिग्नल्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर्स ऑफ सिग्नल। नंबर्स ऑफ सिग्नल, तो नंबर्स ऑफ सिग्नल को निकालने के लिए एक वे होगा। सबसे पहले हम जो वो किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है, एक वे होगा उसके लिए। सबसे पहले हम जो वो कंपाउंड में देखेंगे, इसमें क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है। सेकंड स्टेप में देखेंगे हम कोई एसिमेट्रिक सेंटर, यानी कि कायरल सेंटर तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो बगल वाले जिसके पड़ोसी प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेथड लिख लीजिए किस तरह से हमने चेक करना है। ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर तीसरा हमने चेक करना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये वाली, इसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने क्या करनी है, चेक करनी है। अब बात करते हैं हमारे पास होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं। होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है, होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम होमोटॉपिक के बाद इनिशियोटॉपिक। इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है, मिस्टेक वगैरह ना हो कहीं। इसके बाद देखेंगे डायस्टीरियोटॉपिक। कि डायस्टीरियोटॉपिक जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो होमोटॉपिक प्रोटॉन ऐसे प्रोटॉन होंगे जिनका क्या होगा, होमोटॉपिक प्रोटॉन एक ऐसे प्रोटॉन होंगे जो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, मतलब सभी का नेचर क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल दे देता हूं, ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा। होमोटॉपिक का एग्जांपल क्या है, CH3, ठीक है, CH3। अब हमारे पास हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया, कोई और ग्रुप लगा दिया, जैसे कि क्लोरीन लगा दिया। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद भी हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर जेनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, सेम रह रहे हैं। इनका जो नेचर का जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो क्या है, सेम है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम है। और कायरल सेंटर क्या होता है, जब एक कार्बन के ऊपर हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। यहाँ पर जो वो क्या है, कायरल सेंटर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बस यहाँ पर ओनली एक डिफरेंट जो है वो ग्रुप है। जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो हमारे पास फिर से क्या रहा, ये कायरल रहा। ठीक है, यानी कि कायरल नहीं रहा। तो इन सभी का जो नेचर है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, केमिकली क्या है, ये सारे प्रोटॉन क्या है, इक्विवेलेंट है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलेंगे। लग गया पता, अरे आ गया समझ, एक बार फिर से बताता हूं आपको, अगर नहीं लगा पता ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमने जो CH3 का क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया, CH3 एग्जांपल, सॉरी CH3 क्या एक H और लगा लो बैलेंस पूरा करने के लिए। ठीक है, CH4, ये हमने क्या लिया, इसका एग्जांपल ले लिया। अब इस हाइड्रोजन को हमने क्या किया, एक और एटम से रिप्लेस कर दिया, यानी कि इस वाले हाइड्रोजन की जगह हमने क्या किया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन की जगह हमने क्या किया, क्लोरीन को जो वो अटैच कर लिया। तो अब इस वाले हाइड्रोजन की जगह अगर हमने क्लोरीन को अटैच कर लिया, अगर यहाँ पर कायरल सेंटर क्या हो जाता, जेनरेट हो जाता, तो इनको हम इनिशियोटॉपिक बोलते हैं। लेकिन ये तो इन सभी का एनवायरनमेंट क्या रहा, सेम रहा, तो हम इनको क्या बोलेंगे, होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, होमोटॉपिक प्रोटॉन। इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन के केस में क्या होगा, इसका दिखाता हूं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर आप ब्रोमीन लगा। ठीक है, अब सिर्फ ओनली वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद
हमारे पास जो वो कायरल सेंटर क्या हो जाएगा, जेनरेट हो जाएगा। और कायरल सेंटर अगर यहाँ पर क्या होता है, जेनरेट हो जाता है हमारे पास, तो ये क्या होगा, इन प्रोटॉन्स को क्या बोलेंगे हम, ये होंगे हमारे पास इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन। क्या बोलेंगे इनको, इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन। पहले क्या है हमारे पास यहाँ पर, कायरल सेंटर जो वो नहीं है, मतलब दो जो हमारे पास एटम है वो क्या है, सेम है। लेकिन जब हमने एक हाइड्रोजन को जो है वो किसी और एटम के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, कायरल सेंटर जो वो क्या हो जाएगा, जेनरेट हो जाएगा। और कायरल सेंटर जेनरेट होने की वजह से ये वाला जो हमारे पास दोनों प्रोटॉन होंगे, ये इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन जो है वो माने जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन। अब बात करते हैं कि डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं। तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी जो हमारे पास क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन लगा दो, यहाँ पर एसिड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कायरल सेंटर है। ठीक है, कायरल सेंटर क्यों है, चार डिफरेंट क्या है, ग्रुप है, तो हमारे पास क्या है, ये कायरल सेंटर है। और इसके साथ वाले जो भी हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, वो सारे क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो होमोटॉपिक किसको बोलते हैं, जिनमें क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता है, यानी कि चार डिफरेंट ग्रुप जो है वो नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन। एनिसोटॉपिक क्या होते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास कायरल सेंटर जो है वो जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनिसोटॉपिक प्रोटॉन। डायस्टीरियोटॉपिक में क्या होता है, उसमें तो ऑलरेडी ही कायरल सेंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, चार डिफरेंट ग्रुप जो वो क्या होते हैं वहां पर प्रेजेंट जो है वो होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आगे भी पढ़ाना है। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने, तो अब मैं इसको जो वो रब करने जा रहा हूं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि हम नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे प्यारा सा एग्जांपल दूं, एक छोटा सा। ठीक है, मुझे पता है कई लोग आप गलती करोगे अगर आप पहली बार कर रहे हो, जिन्होंने स्टीरियो खासकर नहीं पढ़ा होगा। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, ध्यान से बताओ, नंबर्स ऑफ सिग्नल कितने होंगे इसमें। इसमें नंबर्स ऑफ सिग्नल नहीं होंगे। ठीक है, जिन्होंने 2 लिखा है वो गलत है, इसमें नंबर्स ऑफ सिग्नल जो है वो 1 होंगे। अब आप तो जो है वो मेरे पे गुस्सा हो जाएगा, अरे सर ऐसे कैसे हो गया, ये वाला जो प्रोटॉन है इसका जो है वो एक सिग्नल आएगा, ये वाला जो इसका एक आएगा, तो ये तो 2 हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है वो पीओएस आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है क्या है, इस केस में हमारे पास इस मॉलिक्यूल में जो वो प्रेजेंट है। अगर बीच से आप इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो ये वाले जो प्रोटॉन है इस वाले प्रोटॉन की क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, और हमारे पास जो है इन 6 प्रोटॉन का जो है वो ओनली 1 सिग्नल जो है वो आएगा। ठीक है, यानी कि 6 जो हमारे पास ओनली 1 सिग्नल देगी। ठीक है, तो जिन्होंने 2 लिखा है वो ध्यान से एक बार समझ लो, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, अगर हम इसको जो वो बीच से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, वहां पर भी CH3 है और इस जगह भी क्या है, CH3 है, दोनों का नेचर क्या है, सेम है, यानी कि इन 6 हाइड्रोजन का जो है वो ओनली 1 सिग्नल जो है वो आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 CH। इसमें बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है, ध्यान से करना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ऐसे नहीं कि खुद ही पहले सॉल्यूशन देखने लग पड़े बिना सॉल्व किए। तो वीडियो एक बार पॉज कर लो, आराम से सोच लो, दिमाग लगा लो किस तरह से हमें जाना है। ठीक है, कर लिए चेक। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पर पीओएस है या नहीं है। तो इस केस में हमें कहीं से जो वो सिमेट्री नहीं नजर आ रही है, मींस यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट नहीं है। कायरल देखने हैं, कायरल क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप किसी कार्बन पे लगे हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा खोल कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे तो कोई कायरल सेंटर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है, दो तो डिफरेंट है लेकिन दो क्या है, सेम है। और कायरल में क्या होने चाहिए, चारों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इस केस में भी क्या है, तीनों सेम है, तीनों के एटम जो तीनों हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इन दो जो हमारे पास क्या होंगे ये। और हाँ एक बात और जो मैंने पीछे आपको बताई, ये कौन से प्रोटॉन है, ये वाले जो दो प्रोटॉन है इनको हम क्या बोलेंगे, सोचो ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट याद कर लो पीछे वाला, इनको हम क्या बोलेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, यहां पर इस हाइड्रोजन को जब वो किसी और एटम के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर क्या हो जाता है, कायरल सेंटर जो वो जेनरेट हो जाएगा। और अगर किसी केस में ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ये जो हमारे पास क्या होंगे, एनेशियोटॉपिक जो है वो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, कायरल सेंटर जो वो जेनरेट हो गया। और जब ऐसा हो जाता है किसी भी केस में, तो उन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन जो हमारे पास क्या है, एनेशियोटॉपिक है। क्या है, एनेशियोटॉपिक, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एनेशियोटॉपिक, और इन दो हाइड्रोजन का क्या आएगा, ओनली वन सिग्नल आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम नेचर है, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं हमारे पास, इस केस में तो आप रिप्लेस करके भी देख लोगे तो दो फिर सेम रहेंगे। और CH3 मैंने आपको पहले ही बताया है कि तीनों हाइड्रोजन जो क्या होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, बेशक आप रिप्लेस करके भी चेक कर लो। तो ये होंगे हमारे पास होमोटॉपिक, ठीक है, प्रोटॉन्स। तो इसका भी क्या आएगा, एक सिग्नल, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे इस केस में, 2 हो जाएंगे। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स तो क्या ही बोले, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, फिर समझाता हूं आपको। इस केस में बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस केस में बताओ, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, यहां पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। इस केस में आपने क्या करना है, हमें जो वो बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल जो वो प्रेजेंट है। बिल्कुल ध्यान से काउंट कर लीजिए, पॉज करके, ठीक है, वीडियो को एक बार रोक लीजिए और ध्यान से देखिए कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल क्या है इस केस में प्रेजेंट है। स्टेप बाय स्टेप चलना, बिल्कुल सब कुछ जो वो चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं इसमें पीओएस प्रेजेंट तो नहीं है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। काटा कूटा चाकू से, ठीक है, क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास, इधर कहीं भी दिख नहीं रही। दूसरा केस, कायरल सेंटर चेक करो। अब यहां पर क्या हमारे पास कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, कायरल सेंटर क्या है, यहां पर प्रेजेंट है। जो नाम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ध्यान से देखो कि कायरल सेंटर कैसे प्रेजेंट है। तो जब हम इस वाले कार्बन को जो क्या करेंगे, ओपन करके लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब चारों के चारों जो है वो डिफरेंट ग्रुप है। और डिफरेंट ग्रुप है तो डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर क्या है हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो मैंने बताया था कि जब कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, एक बार फिर से इसको नोट कर लेना। अगर ऑलरेडी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, उसके बगल वाले कार्बन पे जो हमारे पास जो एनेशियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोटॉपिक हो जाएंगे। मतलब इन दोनों प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। इसका भी अलग और इसका भी अलग। बाकी ये जो हमारे पास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिकॉज अगर इसको हम रिप्लेस भी कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, इसका नेचर फिर भी क्या रहेगा, सेम, दो प्रोटॉन जो वो सेम रहेंगे। तो सिग्नल कितने आ गए, इसका सिग्नल ए बी सी डी ई, करो काउंट, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या है, इसमें 5 नंबर ऑफ सिग्नल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। आ गया समझ। नेक्स्ट एग्जांपल, अब भर भर के एग्जांपल है, बिल्कुल प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, ठीक है। कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं बिल्कुल चेक करते जाओ, कितना आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं इस केस में हमारे पास CH2
CH3, फिर आ गया CH2 CH3। अब बताओ इसमें जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 4 4, जिसने 4 लिखा वो फिर से गलत कर दो। अरे आप पीओएस को देख क्यों नहीं चेक कर रहे हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री मत भूलो। क्या बोलूं यार, मेरे से भी ऐसी गलती होती है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से प्रेजेंट होगा, अगर हम इसको बीच में से काट देते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्या है यहाँ पर CH3 CH3 CH2 CH2। यानी कि अगर इसको हम क्या करें, ढक दे तो यहाँ पर भी क्या है सेम, इसको ढक दे तो यहाँ पर भी क्या है सेम। तो यहाँ पर क्या है पीओएस जो वो क्या है प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है। मतलब अगर इसका सिग्नल A है तो इसका भी A होगा, इसका B है इसका भी क्या होगा B होगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। जिसने सही किया है वेल एंड गुड, आप मतलब समझ रहे हो, ठीक है। आगे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आते जाएंगे तो उनको भी करते जाना। तो इसको रब करके देख लेते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल और लिख के लाया हूं क्योंकि इतने सारे एग्जांपल लिख पाना जो मतलब याद रख पाना जो ये तो मेरे को याद थे। अब कुछ और एक एग्जांपल जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास CH3, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर CH3 CH3 CH Cl CH3, ठीक है। पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो वीडियो देखो किस तरह से कहाँ मेरी गलती है। तो सबसे पहले कहां पर जाना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पर। अब हमें दिख रहा है कि इसको हम यहां से काट भी देते हैं तो यहाँ अलग है वहां अलग है, ठीक है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेकंड क्या चेक करना है, कायरल सेंटर। ध्यान से देखो भाई, कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या, है प्रेजेंट? जी हाँ, यहाँ पर जो वो कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को ओपन करके देखें तो इसके पास क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो क्या है इसके साथ क्या है अटैच्ड, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर क्या है अटैच्ड है। तो हमारे पास क्या है, ये एक कायरल सेंटर जो है वो प्रेजेंट है। अब इन वाले CH3 को हमने किस तरह से देखना है, ये वाले CH3 को आपने जब भी यहाँ देखेंगे तो इनको हाइड्रोजन की तरह कंसीडर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर इथाइल भी लगा होगा ना ET, अगर यहाँ ET होता है यहाँ भी ET होता तो इनको आपने जो वो हाइड्रोजन की तरह कंसीडर करना है। और जिस तरह से हाइड्रोजन के सिग्नल आएंगे वैसे ही इन्हीं के सिग्नल आएंगे, क्योंकि ऐसे आपको कंफ्यूजन जो वो होगी कि CH3 फिर इथाइल लिख दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, CH3 को जो वो CH2 की तरह जो वो CH की तरह H की तरह जो वो कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो इसके बगल वाले कार्बन पे जो दोनों प्रोटॉन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोटॉपिक हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का सिग्नल क्या आएगा, अलग आएगा। A B C D, इधर क्या हो जाएगा E F G। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नंबर ऑफ सिग्नल क्या है इसमें प्रेजेंट है। कितने हैं, 7 सिग्नल, 7 नंबर ऑफ सिग्नल क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ रहा होगा। बड़े सारे एग्जांपल है, करते जाओ, ठीक है ध्यान से। इस केस में देख लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 और Cl, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आप चेक करें, सबसे पहले हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और कायरल सेंटर चेक करो, जल्दी बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है, है। कायरल सेंटर जो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है। अगर ये वाला हाइड्रोजन एक डिफरेंट ग्रुप, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये कायरल सेंटर है, बगल वाला छोरा क्या हो जाएगा, ये भी डायस्टेरियोटॉपिक, इसका सर इसके ऊपर। अगर ये वाला आर्म सड़ रहा है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, उसके अगर उसके एनवायरनमेंट में वो भी क्या हो जाएंगे, दोनों सड़ जाएंगे, यानी कि खराब हो जाएंगे, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, इन दोनों का क्या आएगा, अलग सिग्नल, मतलब ये भी डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन हो जाएंगे और इनका एक आएगा और इसका भी एक आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी डी ई यानी कि 1 2 3 4 5 क्या है, इसमें 5 सिग्नल जो है क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आगे समझ, करते जाओ एग्जाम्पल, नोटबुक पे लिखते जाओ और करते जाओ। इस केस में चेक कर लेते हैं हमारे पास, बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीओएस प्रेजेंट है। पीओएस तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या है वो, मोलिकुलर प्लेन में, यानी कि सारे के सारे एटम कट रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से है ना। तो अगर प्लेन डालेंगे तो सारे के सारे एटम क्या हो जाएंगे, बोर्ड पे ऐसा है ना, लेकिन ये ऐसा है। अगर इसके जो हम प्लेन डालते हैं तो मोलिकुलर प्लेन बोलते हैं उसको, और सारे मोलिक्यूल जो वो कट हो जाएंगे और क्या होगा, यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि हमारे पास पीओएस जो है इस केस में मोलिकुलर वाला प्रेजेंट है, दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक सेंटर, सॉरी कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या, अरे कायरल सेंटर तो sp3 वाले कार्बन के ऊपर होता है। ठीक है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप किस तरह से देखेंगे कि ये वाले प्रोटॉन किस तरह से इनका एनवायरनमेंट रहेगा। तो अब हम चेक करेंगे इनका एनवायरनमेंट। इस वाले हाइड्रोजन के साथ में क्या है, क्लोरीन, अपना क्लोरीन है ना, और इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों का सिग्नल क्या हो गया, इसका ए, इसका हो गया बी। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन, इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, फिर से दोनों का एनवायरनमेंट अलग हो गया सी, यानी कि 3 जो है यहाँ पर क्या है, नंबर्स ऑफ सिग्नल क्या है, प्रेजेंट है, कितने, 3। ठीक है, आगे समझ, एनवायरनमेंट चेक करना था बस आपको। यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के बगल में क्या है, क्लोरीन, इसके बगल में हाइड्रोजन है, दोनों का अलग सिग्नल आ गया। इस वाले हाइड्रोजन के नीचे क्या है, क्लोरीन, इस वाले हाइड्रोजन के नीचे क्या है, हाइड्रोजन, फिर से डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो तीनों के तीनों प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, डिफरेंट सिग्नल आ जाएगा, और नंबर्स ऑफ सिग्नल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। लग गया समझ, आ गया पता, सॉरी लग गया पता। ठीक है, आगे समझ रहा। तो अब इसको मैं जो रब करने जा रहा हूं, और एग्जांपल जो वो लिखते जाइए अब और करते भी जाइए, सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलो जी करो सॉल्व। कितने नंबर जो सिग्नल है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से चेक करना। ठीक है, हो गया। चलो अब हम देखते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो हमारे पास इनको खोल के हम देख लेते हैं। कौन सी फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको, अरे 12th में तो पढ़ा होगा, सिस ट्रांस जो करते रहते हैं हम, तो ये कौन सी है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अरे सिस फॉर्म है ये। ट्रांस किस तरह से होगी, इसकी ट्रांस फॉर्म होगी हमारे पास, हाइड्रोजन अलग अलग होंगे और पीएच क्या होंगे, अलग अलग। पीएच क्या है यहाँ पर, दूसरा वाला पीएच नहीं है ये। ठीक है, ये हमारे पास फिनाइल, यानी कि बेंजीन रिंग क्या है, इसके साथ अटैच है। तो बताओ नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे अब, बताओ, चलो देखिए। ठीक है, नहीं लग रहा पता तो ध्यान से देखो। ये आ गया हमारे पास बेंजीन बाबू महाराज। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसको यहां से जो प्लेन डाल के काट देते हैं
तो ये वाला हाइड्रोजन जो इस हाइड्रोजन की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, और ये वाला जो फिनाइल है इस फिनाइल की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। मीन इसमें जो हो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसका सिग्नल ए आएगा, इसका भी ए आएगा, ठीक है। इन दोनों का जो एक ही सिग्नल आएगा। और इन हाइड्रोजन का जो है वो जो हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा यानी कि ये वाला हाइड्रोजन है, इन सभी का भी क्या होगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अगर हम इनको काटा, ठीक है कौन सी लैंग्वेज होगी, अगर हमने जो इनको काट दिया, ठीक है, बीच से, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका बी आएगा, इसका सी, इसका डी, यानी कि 4 सिग्नल जो इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 4 सिग्नल जो इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लग गया पता, आगे समझना, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से जो वो नोट कर लो इसको। कर लिया नोट, ठीक है। तो अभी जो वो बड़े सारे एग्जाम्पल मेरे पास जो वो नोटबुक पे लिखे हुए हैं, मैं चुन चुन के लाया था, ठीक है, चुन चुन के लाया था आपके लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो टाइम से बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कुछ जो वीडियो देख रहे होंगे वो सो गए होंगे। अरे जाग जाओ, ठीक है, जो सो गए हैं, अब सुनाई नहीं दे रहा है, बड़े ही सो गए तो वो तो जाग नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो थी, और यहाँ तक मतलब छोटी वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि छोटी वीडियो देखने में क्या फायदा होता है कि हम जो वो बोर भी नहीं होते हैं। अगर लेंथी वीडियो हो जाएगी तो हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।